जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 16। चातुर्वर्ण की एक घिनौनी व अव्यावहारिक व्यवस्था। पुराने लेबलों वाली यह चातुर्वर्ण व्यवस्था बहुत ही घिनौनी व्यवस्था है, बहुत घृणात्मक लगती है और मेरा रोम रोम इसके खिलाफ विद्रोह भाव रखता है। लेकिन चातुर्वर्ण का मेरा विरोध सिर्फ भावनाओं पर ही आधारित नहीं है। मेरे पास इससे अधिक ठोस आधार भी मौजूद है जिन पर मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। इस आदर्श का अच्छी तरह से निरीक्षण करने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से चातुर्वर्ण अमल करने लायक ही नहीं है, हानिकारक है। यह बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण ने समाज में ऐसी कई कठिनाइयां पैदा कर दी है जिनकी ओर इसका पक्ष लेने वालों ने कभी विचार ही नहीं किया। जाति के नियम वर्णों के वाले नियमों से बुनियाद तौर से अलग है। ये नियम केवल बुनियाद तौर पर अलग ही नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी है। जाति व्यवस्था कथित गुणों पर आधारित है, जबकि वर्ण व्यवस्था कथित योग्यता पर आधारित है। लोगों ने अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र दिए बिना सिर्फ जन्म के आधार पर ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आप उन्हें इस ऊंचे स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कैसे करोगे? जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को मिले निचले स्थान को उसकी योग्यता के अनुसार मिलने वाले स्थान को माने, आप इसके लिए लोगों को कैसे मजबूर करेंगे? उसके गुणों के आधार पर स्थान व सम्मान देने के लिए लोगों को कैसे बाध्य करेंगे? ऐसा करने के लिए पहले आपको जाति प्रथा को खत्म करना होगा, तभी वर्ण व्यवस्था लागू की जा सकेगी। आप जन्म पर आधारित 4000 जातियों को योग्यता व गुणों पर आधारित 4 वर्णों में किस तरह से सीमित कर सकोगे? चतुर्वर्ण की हिमायत करने वालों को सबसे पहले इस मुश्किल से जूझना पड़ेगा। यदि चतुर्वर्ण व्यवस्था को सफल बनाना है तो इस पहली मुश्किल को दूर करना पड़ेगा। चातुर्वर्ण व्यवस्था में यह माना जाता है कि समाज 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन क्या यह संभव है? सिद्धांतों की दृष्टि से चातुर्वर्ण ग्रीस के दार्शनिक अफलातून के वर्ग सिद्धांत की सामाजिक व्यवस्था से बहुत समानता रखता है। प्लेटो के अनुसार प्रकृति से ही मनुष्य 3 वर्गों में बटा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से ही मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। उनका मानना था कि कुछ लोगों में सिर्फ भूख व इच्छाएं ही मुख्य होती है। प्लेटो ने ऐसे लोगों को मेहनतकश और व्यापारी वर्ग में रखा। दूसरी तरह के लोगों में पेट भरने की प्रकृति के साथ साथ बहादुर प्रकृति भी दिखाई देती है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राष्ट्र के रक्षक और देश की आंतरिक शांति के पहरेदारों की श्रेणी में रखा। कुछ अन्य तरह के ऐसे लोग थे जिनमें पदार्थों की मूल प्रवृत्ति अर्थात सच्चाई को समझने की योग्यता दिखाई देती है। ऐसे लोगों को उसने जनता के लिए कानून बनाने वालों श्रेणी में रखा। इस तरह का सामाजिक वर्गीकरण बनाने वाली प्लेटो की किताब गणराज्य यानी रिपब्लिक की जिस आधार पर आलोचना की जाती है, उन्हीं आधारों पर आर्य समाजी चतुर्वर्ण की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि इसमें भी यही माना गया है कि मनुष्य समाज को 4 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्लेटो के खिलाफ मुख्य आलोचना यह थी कि मनुष्य और उसकी शक्तियों के संबंध में उसकी मान्यता बहुत ऊपरी है और उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में निर्जीवी की तरह ठूंसने का प्रयास किया गया है। प्लेटो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सके कि मनुष्य मनुष्य की विशेषताएं अलग अलग है। वे सभी एक दूसरे से क्षमता में अलग अलग है और अधिकतर व्यक्ति स्वयं में ही एक श्रेणी या वर्ग होते हैं। प्लेटो को यह ज्ञान नहीं था कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता, हर व्यक्ति की दूसरों से तुलना और हर व्यक्ति की अपनी श्रेणी आप होती है। प्लेटो यह भी स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य असंख्य भिन्नताओं का भंडार होने के साथ साथ अनेक प्रवृत्तियों का संग्रह भी होता है। उसकी यह मान्यता भी सही नहीं थी कि व्यक्तियों की मानसिक शक्ति निश्चित क्षमता की होती है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तियों को कुछ निश्चित वर्गों में बांटना बिल्कुल बनावटी और ऐसा विचार है जो विचार के लायक ही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के स्वभाव व गुणों में भिन्नता होने के कारण उनके गुणों के उपयोग की दृष्टि से वर्गों में बांटना बहुत ही अनुपयोगी है। इसलिए जिस कारण से प्लेटो की रिपब्लिक की कल्पना नाकामयाब हुई, उसी कारण चातुर्वर्ण भी नाकामयाब होगा, क्योंकि मनुष्य को कथित वर्गों के कारण विभिन्न वर्गों के बांध कर रखना संभव नहीं है। यह सही है कि शुरुआत की 4 श्रेणियों अब 4000 जातियां बन गई है।
और इससे यह साबित होता है कि लोगों को चार निश्चित श्रेणियों में बिल्कुल सही वर्गीकरण करना संभव नहीं है। चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की राह में एक तीसरी समस्या भी है। माना कि चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, लेकिन इसे बनाए रखना कैसे संभव होगा? इसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए दंड व्यवस्था लागू करना बहुत जरूरी है, जो नियमानुसार चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाए रख सके। चातुर्वर्ण व्यवस्था को हमेशा लोगों द्वारा अपने अपने वर्ग की सीमाएं तोड़ने की समस्या से जूझना पड़ेगा। यदि वर्ग की सीमा रेखा रांगने की गलती पर सजा देने का प्रावधान नहीं किया, तो लोग अपने अपने वर्ग की सीमाओं में बंधे नहीं रहेंगे। यह व्यवस्था मानवीय स्वभाव के विपरीत होने के कारण यह सारी व्यवस्था बिखर कर चौपट हो जाएगी और आधारभूत अच्छाइयों के बावजूद चातुर्वर्ण व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकेगी। इसको तो कानून के जरिए ही लागू किया जा सकता है। कानून की मदद के बगैर चातुर्वर्ण व्यवस्था के आदर्श को व्यावहारिक धरातल पर हकीकत में नहीं बदला जा सकता, और रामायण में राम द्वारा शंबुक का कत्ल करना इस बात को साबित करता है। यानी अपने वर्ग की सीमा तोड़ने वालों को दंड देना जरूरी है। कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसने बिना कारण और गलत तरीके से शंबुक की हत्या कर दी। लेकिन शंबुक की हत्या करने के लिए राम को दोषी ठहराने का अर्थ सारे मामले को गलत समझना है, भ्रम के कारण से है। राम राज्य तो चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और राजा होने के नाते राम इस व्यवस्था को लागू रखने के लिए मजबूर था। इसलिए शंबुक का वध करना राम का फर्ज था, क्योंकि जाति से शूद्र शंबुक अपनी जाति की सीमाओं को तोड़कर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण था कि राम ने शंबुक का वध किया। लेकिन इससे यह साबित होता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून की ताकत का होना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ दंड व्यवस्था ही नहीं, बल्कि मौत की सजा का भी प्रावधान भी जरूरी है। इसी वजह से राम ने शंबुक को प्राणदंड से कम सजा नहीं दी। यही कारण है कि मनुस्मृति में वेद को पढ़ने वाले शूद्र की जीभ काट देने और सुनने वाले शूद्र के कान में पिघला हुआ शीशा भर देने जैसी सख्त सजाएं देने का आदेश देती है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेने वालों द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे समाज में लोगों को सफलतापूर्वक वर्गीकरण कर सकते हैं, और वे इस 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज में मनुस्मृति की दंड व्यवस्था को लागू करने में सफल हो सकते हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत करने वालों ने इस बात पर तो विचार ही नहीं किया कि इस व्यवस्था में स्त्रियों की क्या दशा होगी। क्या स्त्रियों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणियों में बांटा जाएगा, या उनको भी अपने पतियों के सामाजिक दर्जे को बराबर माना जाएगा? और यदि शादी के बाद स्त्री का सामाजिक दर्जा बदल जाए तो गुणों के आधार पर समाज में किसी व्यक्ति का स्थान तय करने वाली चातुर्वर्ण व्यवस्था के कायदे कानूनों का क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुणों पर आधारित होना चाहिए? यदि उनका वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है तो क्या वह वास्तविक होगा या नाम मात्र के लिए? यदि यह नाम मात्र होता तो बेकार है, और फिर चातुर्वर्ण व्यवस्था को पक्ष लेने वालों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं हो सकती। यदि वह वर्गीकरण वास्तविक है तो क्या चातुर्वर्ण के समर्थक इस व्यवस्था को महिलाओं पर लागू करने के तर्कसंगत परिणामों को मानने व समझने के लिए तैयार होंगे? तब उन्हें स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित और सिपाही के रूप में रूप स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज ने स्त्री को शिक्षिका और बैरिस्टर, वकील के रूप में स्वीकार कर लिए है, और अब समाज आदी भी हो चुका है। शायद आने वाले समय में समाज स्त्री को शराब बनाने वाली व कसाई के रूप में भी स्वीकार कर ले, लेकिन स्त्री को पुजारी और सिपाही के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित ही बहुत बहादुर होगा। लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू करने का यही तर्क संगत परिणाम होगा। इन कई कठिनाइयों के बावजूद एक जन्मजात मूर्ख के अलावा कोई दूसरा समझदार व्यक्ति भी कभी यह विश्वास और उम्मीद नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण व्यवस्था फिर से जीवित हो सकती है।